आज हम लोग नया चैप्टर पीरियोडिक टेबल प्रारंभ करेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या है। तो पीरियोडिक टेबल एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका क्या था, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का इतिहास भी डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट से ही प्रारंभ होता है। प्रारंभ से ही ये आवश्यकता होती थी कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए ताकि इसके अध्ययन में सुविधा हो, इसके रिसर्च में सुविधा हो। लेकिन प्रारंभ में साधनों की कमी थी, तत्वों के संख्या काफी कम थे, या फिर ये कह सकते हो कि तत्वों को अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस किया जाता था। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है जिसका नाम होता है एरिस्टोटल, या फिर इसको नाम हिंदी में कहते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल, इसका समय था लगभग 330 बीसी, यानी ईसा पूर्व 330 बीसी। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एवरीथिंग्स मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर रूट। इन्होंने ये कहा कि एवरीथिंग्स मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर रूट्स। और यही जो इन्होंने रूट्स कहा यही एलिमेंट था, यानी यहाँ इस रूट का अर्थ होता था क्या, एलिमेंट। इनका मतलब ये है कि प्रत्येक चीज ये क्या होंगे, ये एक या अधिक तत्वों या एलिमेंट के मिलने से बनेंगे। लेकिन ये जो आइडिया था एक्चुअल में ये आइडिया एरिस्टोटल का नहीं था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम होता है इपेडेप्लक्स, और ये सिसिलियन फिलोसोफर थे। इनका नाम था इम्पेडोक्लस। इन्होंने जो होगा ये द एबव आइडिया, जो ऊपर आइडिया दिए गए हैं, आइडियाज वाज ओरिजिनली गिवन बाय ये थे के क्या, इम्पेडोक्लस। ये इम्पेडोक्लस के द्वारा ये आइडिया दिया गया था। लेकिन इसको रूप किसने दिया, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने ये कहा कि प्रत्येक थिंग्स ये एक से अधिक रूट के मिलने से बने हैं, और यही रूट हमारा क्या था, यही हमारा एलिमेंट था। बाद में चलकर एरिस्टोटल के शिष्य थे जिनका नाम था प्लेटो ने ये कहा कि ये जो 4 रूट होते हैं, ये 4 रूट, या ये कहो कि ये नेम्ड द रूट, इन्होंने रूट का नाम दे दिया। और ये थे क्या हमारे, ये था हमारा एयर, फायर, आग, विंड, हवा एंड वाटर। और यही 4 हमारे क्या थे, एलिमेंट थे। और इसी को इन्होंने क्या कह दिया गया, रूट कह दिया गया, कि जो भी चीज होंगे ये इन्हीं 4 के मिलने से बनेंगे, एयर, फायर, विंड और वाटर। इस तरह से ये एलिमेंट का पहला क्लासिफिकेशन होता था। अब इसके बाद प्रारंभ होता है डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट। तो जैसे जैसे एलिमेंट का डिस्कवरी होता गया वैसे वैसे इसके अरेंजमेंट, या ये कहो कि इसके क्लासिफिकेशन की जरूरत होती गई। प्रारंभ में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जैसे गोल्ड, कॉपर,
आयरन, सिल्वर, ये इनकी जानकारी बहुत पहले से थी। इनकी जानकारी जो होंगी ये एरिस्टोटल के पहले से थे। जैसे हिंदू घाटी सभ्यता में भी कॉपर पाया जाता था। आयरन एज, आप हिस्ट्री में हम लोग अलग से जानते थे कि आयरन टूल्स का उपयोग होता था। तो ये जो तत्व थे इनका खोज बहुत पहले हो गया था। इनके कोई इतिहास की जानकारी नहीं है कि कब और कैसे गोल्ड का खोज हुआ, कॉपर का खोज हुआ या फिर आयरन का खोज हुआ। इन एलिमेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत पहले इनका खोज हो चुका था। तो डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट का प्रारंभ होता है कि फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति जो एलिमेंट का खोज किया था इसका नाम था हेनिंग ब्रैंड, जिनका नाम था हेनिंग ब्रैंड। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि ये क्या थे, ये एक व्यापारी थे जो दिवालिया हो चुके थे। यानी इनको ये कह सकते हो कि बैंकक्रप्ट मर्चेंट थे, बैंकक्रप्ट मर्चेंट थे। तो जब तत्व का खोज हो रहा था तो उस समय बीच के समय में एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जिनको नाम हम लोग देते हैं क्या, एल्केमिस्ट कहते हैं। और ये भी हेनिंग ब्रैंड भी जो थे ये एल्केमिस्ट के ही जो होंगे ये सदस्य थे। ये एल्केमिस्ट, इनकी ये मान्यता थी कि हम लोग किसी भी तरह से ये अन्य पदार्थ या एलिमेंट को इस तरह से परिवर्तित कर दें कि ये हाईली ये कहो कि सबसे अधिक ये मूल्यवान धातु सोने के रूप में परिवर्तित हो जाए। यानी एल्केमिस्ट का यही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से अन्य तत्व से सोने का निर्माण हो जाए और उस सोने के द्वारा ये क्या हो जाए, ये अमीर हो जाए। और इसको इन्होंने नाम देते थे क्या, फिलोसफर्स स्टोन्स भी कहते थे या फिर इसको मैजिकल स्टोन भी कहते थे। लेकिन इन एल्केमिस्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये अपने रिसर्च को शेयर नहीं करते थे, ये अपने रिसर्च को छिपाते थे। ये सही है कि इनके द्वारा फिलोसफर्स स्टोन या मैजिकल स्टोन का तो खोज नहीं हुआ, यानी सोने के निर्माण की विधि तो ये प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे विधि जो होंगे इनका इन्होंने निर्माण कर दिया या इनका इन्होंने खोज कर दिया। जैसे डिस्टिलेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, इन सारे के प्रोसेस इनके खोज का जिम्मेवारी या ये कहो कि इनका खोज इन्हीं एल्केमिस्ट के द्वारा किया गया था। ऐसी मान्यता है या हो सकता है कि अगर एल्केमिस्ट अपने रिसर्च को किसी से शेयर करते तो हो सकता है कि साइंस और भी एडवांस होता या और चीज की डिस्कवरी इनके नाम पर होती। तो यही हेनिंग ब्रैंड, यही एक बैंकक्रप्ट मर्चेंट थे, यानी ये कहो कि एक ऐसे व्यापारी थे जिनका सारा पैसा समाप्त हो गया या ये कहो कि ये डूब गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने खोज किया, इन्होंने ट्राई किए थे किसे, फिलोसफर्स स्टोन। ये फिलोसफर्स स्टोन के खोज करने की कोशिश किए। यही फिलोसफर स्टोन्स है जो अदर एलिमेंट को सोने में परिवर्तित कर दे, लेकिन इनका तो खोज नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद ये किए क्या कि इन 1669 इन्होंने क्या किया कि ही डिस्टिल्ड ह्यूमन यूरिन resultant production of glowing white substance, called cold fire। इन्होंने ये किया। फिर आगे
1969 में इन्होंने ये किया कि ह्यूमन यूरिन का डिस्टिलेशन किया और आफ्टर डिस्टिलेशन इनको ग्लोइंग वाइट सब्सटेंस प्राप्त हुआ और इस ग्लोइंग वाइट सब्सटेंस को इन्होंने नाम दिया क्या क्या कोल्ड फायर कहा गया। अब ये जो कोल्ड फायर था इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्योंकि जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आता था इसमें आग लग जाते थे और ये कोई वाइट ग्लोइंग वाइट सब्सटेंस या कोल्ड फायर कोई अलग चीज नहीं था, ये था आपका क्या फॉस्फोरस था। और इस तरह से ये हेनिंग ब्रैंड ने फॉस्फोरस का क्या कर दिया, इन्होंने खोज किया। लेकिन जो एल्केमिस्ट की विशेषता थी कि ये अपने रिसर्च का साझा नहीं करते थे, तो यही काम हेनिंग ब्रैंड ने भी किया और इस सीक्रेट को ये क्या कर दिए, इस सीक्रेट को ये छिपा दिए, यानी इसके खोज के बारे में किसी को जानकारी नहीं रही, ये जो होगा इसको छिपा दिए। फिर लगभग 1680 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल्स। रॉबर्ट बॉयल्स इन्होंने किया क्या कि ये पुनः फॉस्फोरस का खोज किए। तो ये इन्होंने क्या किया कि he rediscovered फॉस्फोरस। इन्होंने ये किया कि फॉस्फोरस का पुनः खोज किया और जिससे इसको मान्यता मिला। और लेकिन ये था कि जैसे ही फॉस्फोरस का खोज हुआ उसी समय एक क्वेश्चन और एराइज हो गए और ये एराइज हो गए कि सब्सटेंस क्या है और ये जो होंगे ये किस प्रकार के एलिमेंट से बनते हैं। और फॉस्फोरस का निर्माण एक क्वेश्चन ये खड़ा कर दिया या ये रेज कर दिया कि व्हाट इज मींट for a substance to be an element, यानी कोई सब्सटेंस कब एलिमेंट होगा ये किस तरह से निर्धारित करेंगे। अब मान लो फॉस्फोरस को एक जो होगा हमने ये कहा कि ये सब्सटेंस हो गए, लेकिन ये फॉस्फोरस एलिमेंट कब होगा, किस तरह से होगा, इसमें क्या शर्त होंगे, ये क्वेश्चन एराइज हो गया कि कब सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहेंगे। और इस तरह से एलिमेंट का खोज होना प्रारंभ हो गया। तो ये हमारे हेनिंग ब्रैंड इन्होंने सबसे पहले फॉस्फोरस का खोज किया, इसे कोल्ड फायर कहते हैं। ये हमारे क्या थे, एल्केमिस्ट थे, इन्होंने इस सीक्रेट को छिपा दिया। बाद में लगभग 1680 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने पुनः फॉस्फोरस का खोज किया और जब फॉस्फोरस का खोज किया तो फॉस्फोरस एज ए सब्सटेंस थे, तो ये सब्सटेंस कब एलिमेंट कहे जाएंगे, ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये एराइज हो गया कि इनकी शर्त क्या होगी। तो अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जब ये क्वेश्चन एराइज हो गया कि सब्सटेंस कब एलिमेंट होंगे, तो रॉबर्ट बॉयल इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट का परिभाषा दिया। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू बॉयल्स के अनुसार दोज primitive and simple bodies of which the mixed ones are said to be composed
into which they are ultimately क्या होंगे, रिजॉल्व। इन्होंने ये कह दिया कि ये जो एलिमेंट हैं ये प्रिमिटिव और सिंपल बॉडीज होंगे, और ये क्या होंगे, जब ये मिक्स करेंगे तब इनको हम लोग क्या कहेंगे, या मिक्स करके या मिक्स करने के फलस्वरूप जो बनेगा उसी को हम लोग नाम देंगे क्या, एलिमेंट कहेंगे। और जो अंत में क्या होगा, इसी में रिजॉल्व, अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएंगे। और इस तरह से बॉयल्स ने क्या एलिमेंट को डिफाइन कर दिया कि एलिमेंट जो होंगे ये प्रिमिटिव या सिंपल बॉडीज होंगे जिनके मिलने से एलिमेंट का निर्माण होगा, और फाइनली ये इसी में क्या होंगे, ये रिजॉल्व कर जाएंगे। अब इसके बाद ये थे क्या, बॉयल्स का कंट्रीब्यूशन। अब बॉयल्स के कंट्रीब्यूशन के बाद ये इन 1784 एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका आप नाम सुने होंगे, ये होते हैं लेवोजियर। ये होते हैं लेवोजियर। इन्होंने किया क्या, इन्होंने भी एलिमेंट को क्या किया, इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया। और ये सबसे पहले ये क्या कह सकते हो कि फर्स्ट केमिकल बुक, या ये कह सकते हो फर्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इन्होंने जो होगा ये पहला बुक जो इसको माना जाता है कि मॉडर्न केमिस्ट्री का पहला बुक होता है, इन्होंने ये लिखा। और इसका नाम होता है, बुक का नाम है एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ केमिस्ट्री। इनके बुक का नाम था एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा फर्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का ये पहला बुक था। इन्होंने भी ये एलिमेंट को डिफाइन किया। इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया कि एलिमेंट जो होंगे ये सब्सटेंस के सबसे छोटे रूप होते हैं जिनको पुनः किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन की सहायता से सब डिवाइड नहीं किया जाता। इन्होंने इसको एलिमेंट को ये डिफाइन कर दिया कि एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, element is a substance that cannot be broken into a simpler substance by chemical reaction। इन्होंने ये कह दिया कि एलिमेंट जो होंगे ये क्या होंगे, सब्सटेंस का सबसे साधारण रूप होगा जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जाता किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। और यही जो सिद्धांत था, यही जो एलिमेंट की परिभाषा थी, इसी के आधार पर जॉन डाल्टन ने इनके बाद ये कहा था कि प्रत्येक पदार्थ ये क्या होंगे, ये एटम के मिलने से बनते हैं और जिनका फर्दर सब डिवीजन नहीं होगा। तो यही जो सिंपलर सब्सटेंस थे ये कहला गए थे क्या, ये कहलाते थे क्या, एटम कहलाते थे। और इन्हीं के मिलने से एलिमेंट का निर्माण होता था और इनका सब डिवीजन नहीं होता था। तो ये जो लेवोजियर ये डिफिनेशन ऑफ एलिमेंट दिए, ये डिफिनेशन लगभग सैकड़ों साल चला
और इसको काफी प्रसिद्धि मिली और ये तब तक चला जब तक कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका खोज नहीं हुआ। क्योंकि जब तक इनका खोज नहीं हुआ तब तक एटम जो थे इनका डिवीजन संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ वैसे ही ये सिद्धांत कट गया कि एटम का सब डिवीजन या सिंपलर सब्सटेंस का सब डिवीजन संभव नहीं है। लेकिन ये चीज इनके सैकड़ों साल के बाद सामने आया और तब तक एलिमेंट का यही परिभाषा क्या हो गया, सामने आया। अब ये जो अपने बुक में जिसका नाम एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ केमिस्ट्री था, अपने बुक में इन्होंने सिंपल सब्सटेंस के रूप में इन्होंने ये यूज किया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसका नाम दिया। फिर ये हो गए क्या, नेक्स्ट हो गए क्या, नाइट्रोजन। फिर हो गया, इसके पहले खोज हो चुका था क्या, फॉस्फोरस। फिर हो गया मरकरी। इनका जो होगा इनको सिंपल सब्सटेंस कहा और इनका पुनः सब डिवीजन नहीं होगा। और अपने बुक में, इनके बुक में लिस्ट ऑफ सिंपल सब्सटेंस उस समय जितने भी एलिमेंट का खोज हुआ था सबका इन्होंने जिक्र किया और तब जाकर इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। और ये एलिमेंट को दो भाग में क्लासिफाई किए थे। एक को नाम दिए थे क्या, मेटल, और दूसरे को नाम दिए थे क्या, नॉन मेटल। तो ये कह सकते हो कि ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। इन्होंने एलिमेंट को दो भाग में बांटा, एक था मेटल और दूसरा था क्या हमारा, नॉन मेटल। लेकिन ये क्लासिफिकेशन के आधार और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में ये कोई विशेष बात नहीं कहे। तो उस समय के जो अन्य साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको मान्यता नहीं दी और ये सिद्धांत क्या हो गए, ये समाप्त हो गए। और इसी समय एक और दिक्कत ये हुआ कि मेटल और नॉन मेटल के बीच एक अन्य प्रकार के एलिमेंट का खोज होने लगा जिसको नाम हम लोग देते थे, बाद में नाम दिए क्या, मेटलॉइड। और वो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर को रखते थे और इस तरह से इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ और ये सिद्धांत क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। फिर इसके बाद अभी हमने कहा था इन 1806 ये साइंटिस्ट थे जिनको नाम दिए थे जॉन डाल्टन। और ये जॉन डाल्टन, ये भी इनका भी सिद्धांत इसी से प्रेरित था। इन्होंने भी ये कहा था कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है जिसे परमाणु या एटम कहते हैं और जिनका पुनः सब डिवीजन संभव नहीं होता है। और यही एटम हमारे क्या थे, सिंपलर सब्सटेंस थे। इन्होंने किया क्या कि जितने भी एलिमेंट उस समय खोजे गए थे सबको इन्होंने क्या किया, ये एटॉमिक वेट के सहायता से या सबका इन्होंने एटॉमिक वेट ज्ञात किया कि लिस्निंग द नोन एलिमेंट बाय एटॉमिक वेट, लिस्निंग द नोन एलिमेंट बाय एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट से जो होगा ये एलिमेंट का पहचान करने लगे। अब इसके बाद पुनः एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम प्राउट। इन्होंने ये कहा कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ये क्या होते हैं, सिंपल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये कह सकते हैं, इन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट
इज सिंपल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने ये कहा कि एटॉमिक वेट जो होंगे ये क्या होंगे, हाइड्रोजन के सिंपल मल्टीपल होंगे। अब देखिए यहीं से एलिमेंट जो थे इनको एटॉमिक वेट से रिलेट होना प्रारंभ हो गया। जॉन डाल्टन ने ये कहा ये जितने भी एलिमेंट थे सबका इन्होंने एटॉमिक वेट जो प्राप्त था, अब ये एटॉमिक वेट के नाम से जाने लगे। जैसे मान लो अगर हम एटॉमिक वेट 1 कहते हैं तो इसका मतलब हो गया क्या, हाइड्रोजन। एटॉमिक वेट 23 कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम। लेकिन आज के समय में हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर से जानते हैं। उस समय जॉन डाल्टन ने एटॉमिक वेट के सहायता से या एटॉमिक वेट से जो होगा ये एलिमेंट को जाना जाने लगा। इसके बाद विलियम प्राउट आते हैं। इनकी ये मान्यता थी कि प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से बने होंगे। जब ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से बने हैं तो नेचुरल है कि इनका एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का सिंपल मल्टीपल हो। मान लो कोई एलिमेंट ऐसा है जो 5 हाइड्रोजन के एटम के मिलने से बना है, तो बट नेचुरल है कि उसका एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का क्या होगा, ये 5 गुना होगा। और ये दिया थे कौन, ये दिए थे विलियम प्राउट ने दिया था। अब इसके बाद एलिमेंट का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन प्रारंभ हो गया। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद एलिमेंट का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन प्रारंभ हो गया और ये प्रारंभ होता है किससे, डेबोनर से प्राप्त होता है। ये लगभग 1817 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोबेनर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया इस सिद्धांत को नाम देते हैं क्या, ट्रायड लॉ। इन्होंने जो सिद्धांत दिया इनका नाम होता है क्या, ट्रायड लॉ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रायड लॉ में ये किया कि एलिमेंट जिनके प्रॉपर्टी समान थे इनको बढ़ते हुए एटॉमिक वेट में 3 के क्रम में व्यवस्थित किया। और यही 3 एलिमेंट का जो क्रम होता है या ये कहो जो ग्रुप होता है इसी को नाम दिया गया क्या, ट्रायड कहा गया। और ये कहा गया कि इसके बीच में जो एलिमेंट होते हैं यानी ट्रायड के जो बीच में एलिमेंट होंगे इनका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, या इनका एटॉमिक वेट फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। और ये सिद्धांत कहलाया या ये नियम कहलाया क्या, ये नियम कहलाया आपका ट्रायड लॉ कहलाया। तो इन्होंने ये कहा कि केमिकली एनालोगस, नियम लिख देते हैं, ये है केमिकली एनालोगस एलिमेंट्स arranged in increasing atomic weight, increasing atomic weight formed well marked group of three called triad. The atomic weight of middle element is the average atomic weight. The atomic weight of middle element is
इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन्होंने ये कहा कि रासायनिक रूप से समान जो तत्व होते हैं इनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इन्होंने क्या किया, 3-3 के ग्रुप में अरेंज कर दिया और इस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को नाम दिया गया क्या, ट्रेड। और इस ग्रुप में जो बीच के एलिमेंट थे इनका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एटम के एटॉमिक वेट के क्या होगा, ये एवरेज के बराबर होगा। जैसे मान लो एक ट्रेड था हमारा क्या, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटासियम हो गया, तीनों के प्रॉपर्टीज लगभग समान थे। अब देखिए एटॉमिक वेट काउंट किया गया तो लिथियम का था कितना, 7, सोडियम का था 23 और पोटासियम का कितना था, 39। तो ये जो बीच के एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक वेट इसका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन या एवरेज के बराबर होगा। तो अब देखो 7 + 39/2 ये कितना हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा 46, ये हो गया 23। देखो दोनों का एटॉमिक वेट समान। दूसरा ये था हमारा, ये हो गया क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन। देखिए क्लोरीन का याद करो एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है कितना, 80 और आयोडीन का होता है 127। अब देखिए एवरेज फर्स्ट और थर्ड का 35.5 127/2 ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका ये 81.25 नियरली इक्वल टू 80। तीसरा ट्रेड होता है, ये होता है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर इसका एटॉमिक वेट काउंट करो तो कैल्शियम का होगा कितना, 40, स्ट्रोंशियम का होता है 87.5, बेरियम का होगा कितना, 137। अब इसका एवरेज लो, ये हो गया 40 + 137/2 ये हो जाएगा आपका 88.5। ये भी नियरली एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम के बराबर होगा और यही कहलाता है क्या, ट्रायड लॉ कहलाता है। इसी को नाम दिए थे कौन, डेबोनेर ने जो होगा ये दिया था। लेकिन ये भी सिद्धांत कोई बहुत अधिक समय तक नहीं चला। कारण ये था कि ये जो ट्रेड थे ये सबके साथ संभव नहीं थे। अब यह है कि एलिमेंट जिनके प्रॉपर्टी समान है इनमें कुछ तो ट्रायड बना, लेकिन कुछ ट्रायड जो होगा ये नहीं बन पाया। जैसे मान लो इसमें, जैसे मान लो ये होगा, मान लीजिए ड्रॉबैक इसका देखते हैं। अब मान लो देखो, जैसे मान लो हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो होगा ये क्या होगा, ट्रायड बना लिया। अब अगर मान लीजिए हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का ट्रायड बनाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सारे इन सब का क्या था, प्रॉपर्टीज लगभग समान था। फ्लोरीन का अगर आप एटॉमिक वेट देखो तो ये एटॉमिक वेट था 19, क्लोरीन का था क्या 35.5, ब्रोमीन का था कितना 80। अब फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालो, 19 + 80/2 ये होगा 99/2 ये हो गया 49.5। अब ये हमारा क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट हो गया कितना 35.5 और इस ट्रेड से क्या आ गया 49.9। तो इस तरह के ट्रिक या ट्रायड इसका निर्माण सारे एलिमेंट के साथ संभव नहीं हुआ और ये सिद्धांत क्या हो गया, ये कुछ समय तक चला और बाद में जो होगा ये क्या होगा, ये समाप्त हो गया। या ये कहिए कि इसको प्रारंभ में तो मान्यता नहीं मिला, लेकिन बाद में कुछ समय तक इसको मान्यता मिला, लेकिन ये आगे बहुत अधिक नहीं चला। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेबोनेर के बाद अगले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, न्यूलैंड, और इनके नियम को नाम देते हैं क्या, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ कहते हैं।
और यही न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ, यही हमारे पीरियोडिक टेबल का आधार भी बना। नेक्स्ट होगा, ये होता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ, इन्होंने ये कहा कि व्हेन लाइटर एलिमेंट्स arranged on increasing atomic weight, properties of first and earth elements become same। इन्होंने ये कहा कि यदि हल्के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ये इस रूप में व्यवस्थित होंगे कि पहले और आठवें तत्वों के गुण समान होंगे। और इन्होंने तुलना किया किससे? ये संगीत के स्वर से। जिस तरह से संगीत में पहला और आठवां स्वर समान होता है, उसी तरह से हल्के एलिमेंट को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि पहला और आठवां तत्व इनका गुण क्या हो? ये समान हो। ये नियम था किसका? न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ कहा जाता है। और यही हमारा आगे के पीरियोडिक टेबल का आधार बना। जो आगे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल आए, आगे जो भी पीरियोडिक टेबल आए, इन सब का आधार यहीं से बना कि पहला और आठवें तत्व का प्रॉपर्टी समान होगा। अब जो हम लोग इसके क्रम को पढ़ते हुए हिस्ट्री में इनके क्रम को देख रहे हैं, तो ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किसी न किसी तरह से, चाहे डेबोनर के हो या फिर जो होंगे ये क्या हो, न्यूलैंड के हो, या फिर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक वेट के सहायता से एलिमेंट को पहचान कर आया, तो धीरे धीरे एटॉमिक वेट का कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट से रिलेशन अवश्य था। ये आपका प्रारंभ से ही पता चल रहा था। ये हमारा क्या होता है? ये न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ था। अब ये भी नियम कोई बहुत अधिक समय तक नहीं चला। अब इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक क्या था? इन्होंने जो एलिमेंट को व्यवस्थित किया था, तो इन्होंने जो एलिमेंट को व्यवस्थित किया था, तो दो एलिमेंट के बीच में कोई स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा कि फ्यूचर में कोई ऐसे एलिमेंट हो सकता है कि किसी का खोज हो, और उनके स्थान के लिए इन्होंने या उनके लिए इन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा। तो फर्स्ट इनका तो ये ड्रॉबैक था कि लेफ्ट नो स्पेस या नो स्पेस फॉर फ्यूचर एलिमेंट, यानी फ्यूचर में खोज होने वाले जो एलिमेंट थे, इनके लिए इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं था कि उसी समय सारे एलिमेंट का खोज हो गया, या ये कह सकते हो कि ये फिक्स हो जाए कि अब उस समय जितने एलिमेंट थे उससे अधिक एलिमेंट नहीं होंगे। ऐसा कोई चीज नहीं था। दूसरा, इन्होंने उस समय एक चीज और था कि इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ। तो जैसे ही इनर्ट गैस का खोज हुआ, वैसे ही ये नियम कि अब पहले और आठवें तत्व के प्रॉपर्टीज समान नहीं होंगे, बल्कि पहले और नौवें तत्व का प्रॉपर्टीज समान होगा। यह भी न्यूलैंड के ऑक्टेव्स लॉ का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। यानी ये कह सकते हो कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ inert gas, properties of first and ninth elements
विल सेम। अब पहले और नवे एलिमेंट का गुण समान होने लगा, पहले और आठवें का गुण समान नहीं होगा। और ये कह सकते हो नेक्स्ट कि इट इज ओनली एप्लीकेबल विथ लाइटर एलिमेंट, यानी मैक्सिमम क्या हो, एटॉमिक वेट कितना होना है 40U, इसके ऊपर या इससे भारी जो एलिमेंट थे इस पर ये नियम लागू नहीं हुआ। और इस तरह से ये न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ ये भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोथर मेयर। इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोथर मेयर। इन्होंने ये किया क्या कि इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया और ये किया क्या कि एक्स एक्सिस पर ये ले लिए क्या, एटॉमिक वेट ले लिए, और वाई एक्सिस पर ये क्या किए, एटॉमिक वॉल्यूम ले लिए। यानी एक्स एक्सिस पर ये परमाणु भार लिए और वाई एक्सिस पर इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम लिया। और इसके बाद ये एक ग्राफ प्लॉट किए। तो ग्राफ जो प्लॉट किए वो इस तरह से इनका ग्राफ आया। ये इसका एक रफ रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने ये ग्राफ आया। अब ये किए क्या कि अब इससे इन्होंने इन्फरेंस निकाला कि ये जो ग्राफ आया इसमें मैक्सिमम पॉइंट भी थे और मिनिमम पॉइंट भी थे। तो ये पाया कि जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, टिप, ठीक। तो इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होंगे सबके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, समान होंगे। मान लो ये ग्राफ इस रूप में एसेंड कर रहा है, तो यहां मान लीजिए, सपोज कीजिए ये सारे जो होंगे ये क्या होंगे, ये एसेंडिंग पॉइंट होंगे। तो इस एसेंडिंग पर जो भी एलिमेंट होंगे इन सब का गुण क्या होगा, समान होगा। अब ये इस तरफ उड़ रहा है, नीचे मुड़ रहा है, तो ये हो गए आपके क्या, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग पर जो भी एलिमेंट होंगे इनके गुण समान होंगे। तो यहां पर इन्होंने ये देखा, ये था लिथियम, ये हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबीजियम, सीजियम, ये जो ये थे। यहां पर अगर मान लो चलते हैं, ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये हो गए क्या, आयोडीन। ये हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम, ये इस तरह से लिखो, ये हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इस तरह से। अब इन्होंने कहा क्या कि ये इन्फरेंस इन्होंने ये दे दिया, इससे क्या इन्फरेंस इस तरह से निकाले कि फर्स्ट इन्फरेंस इन्होंने ये दिया कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स present at the peak पे जो होगा ये थे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दूसरा इन्होंने क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये कहा गया डिसेंडिंग ऑर्डर। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या हो गए, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर।
तीसरा ये होगा कि हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव, हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट्स, ये आ गए कहाँ, ये हो जाएंगे एसेंडिंग पिक पर या डिसेंडिंग पिक पर पाए जाने लगे। इस तरह से इन्होंने इन्फरेंस निकाला। अब देखो जो भी एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट इसी के बीच में जो होंगे ये क्या होंगे, स्थित होंगे इसी ग्राफ पर, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही जो होगा ये कहीं पर स्थित होंगे। अब इसका ड्रॉबैक, सबसे पहला तो ड्रॉबैक ये आया कि अब हम इसमें तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये असेंडिंग है तो यहाँ भी एलिमेंट होंगे, यहाँ भी एलिमेंट होंगे, यहाँ भी एलिमेंट होंगे, इस तरह से इस पर जो होंगे ये क्या होंगे, ये एलिमेंट होंगे। अगर मान लो ये डिसेंडिंग पॉइंट है तो डिसेंडिंग पॉइंट पर इस तरह से भी जो होगा ये क्या होंगे, ये एलिमेंट होंगे। अब अगर एक से अधिक एलिमेंट असेंडिंग में है और डिसेंडिंग में है तो फिर हम ये कैसे बता सकते हैं कि किन एलिमेंट के गुण समान होंगे और किन एलिमेंट के गुण समान नहीं होंगे। तो इस तरह से ये लोथर मेयर ग्राफ भी कोई बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं हुआ। लगभग 1860 ईस्वी के आसपास लगभग 55 एलिमेंट का खोज हुआ था, और जब लोथर मेयर ने अपने ग्राफ को या इस सिद्धांत को रिवाइज किया, पहले इन्होंने 37 एलिमेंट पर या 37 एलिमेंट पर इस ग्राफ को प्लॉट किया था, और बाद में इन्होंने पुनः अपने ग्राफ को लगभग 55 या 57 एलिमेंट पर इन्होंने लागू किया। और यह भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या ये कहो कि ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ये भी अधिक समय तक कामयाब नहीं हो पाया। अब इसके बाद ये आते हैं, ये जिनका नाम था डिमेट्रियस मेंडलीफ, और यहां से पीरियोडिक टेबल प्रारंभ होता है। इसके बाद आए मेंडलीफ, इन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक वेट, यानी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के पश्चात इनके बाद आए मोसले, इन्होंने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक लॉ में एक चेंज किया। इन्होंने एटॉमिक वेट का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, किससे, एटॉमिक नंबर से सब्स्टिट्यूशन किया, और वो कहलाया क्या, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसके बाद 3 साइंटिस्ट ये मिलकर ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए, और ये पीरियोडिक टेबल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट पर आधारित था। और इस तरह से पीरियोडिक टेबल एरिस्टोटल के समय से लेकर आज तक हमको प्राप्त है। यहाँ पर हम लोग मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसके नाम का उपयोग करते हैं, क्योंकि आगे के टॉपिक में हम लोग मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको सेपरेट और एग्जॉस्टिव, या ये कहिए कि ये जो होगा ये ब्रीफ इसका अध्ययन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इस तरह से एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।